तो अभी हाँ कैसा जी। जा रहा है सर आपका क्वारंटाइन टाइम, क्या कर रहे हैं आप सर? जैसा अभी आपके साथ जो चल रहा है यही चल रहा है, मतलब सब कुछ, क्योंकि मीडिया के साथ लॉकडाउन में तो कनेक्शन। बाहर जाना और ऊपर से जी। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होती जा रही है, विच इज बहुत ऑफ रिस्क है। कोर्स गुड फॉर अस, बट जी। ऐसा कभी वर्स्ट पीरियड आया नहीं था और लाइफ में। बट ये तो अभी है भाई, अभी तक हमको सिखाया जाता था कि डरो मत, आगे बढ़ो। अभी अभी हम्म, सिखाया जाता है डरो, घर में डरो। रहो। जो डर गया वो बच गया। बच हाँ। गया। हाँ। तो हाँ सर जी। हम तो फॉलो कर रहे हैं क्रेजी होके महाभारत। मुझे याद है जब महाभारत आई थी तब मैं 10 साल की थी उस टाइम पे सर। और तब भी विदाउट फेल हम सब परिवार देखते थे, और आज भी देखने में ना वही जोश आ रहा है सर। तो कैसा आपको कैसा लग रहा है आज आपको फिर से महाभारत में उसी रोल को प्ले करते हुए नहीं नहीं, देखना? बहुत अच्छा लग रहा है और रिस्पांस तो कमाल की है। उस वक्त भी 100% थी, जैसे 94% टीआरपी थी, एंड विच वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग एट दैट टाइम। हम्म। और आज तो जी 95 के मतलब 9.5 भी नहीं आता लोगों का, 1.5-2% पे तो लोग पार्टी जी बना लेते हैं मैरियट में। तो जी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त जो रिकॉर्ड्स बने थे वो अभी कभी नहीं टूट पाएंगे। एंड हम्म ये एडवांटेज है आप लोगों को, बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि अभी रीच हम्म। इज फास्टर एंड मोर। अगर ये आज होती तो पता नहीं उस वक्त 200% ही होता, बिकॉज बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में हुआ होता उस वक्त एट वन टाइम। तो हम्म दैट्स difference. Otherwise, popularity wise, it is still doing so good. That time also it was हम्म। very good, and we are enjoying it, and we are thankful to God कि भैया, थैंक यू बाबा, आपने सोचा कि हमको इसमें काम दे। जी जी। और सर जी। मल्टी टैलेंटेड हैं आप, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करी है, आर्मी भी में थे शायद आप, जितना हमने सुना। अब उसके बाद प्रोडक्शन डिजाइनर महाभारत में, और फिर एक्टिंग जी। भी करी सर। इतना टैलेंट कैसे, और कैसे मैनेज किया आपने सब कुछ? नहीं, वो क्या है कि करना पड़ता है जब आपको जरूरत होती है, एंड यू वांट टू लर्न समथिंग, तो जी यू वांट टू गो डीप इनटू द सब्जेक्ट। तो जब मैंने पहले इंजीनियरिंग की थी, फिर बाद में फौज में भी भर्ती हुआ। फौज में 6-7 साल का स्टिंट मैंने गुजारा। उसके बाद फिर जब वापस मेरी ट्रांसफर बॉम्बे में हुई, तो हम्म। ऑब्वियसली फिर मेरे बहुत ज्यादा बेंडिंग थी टुवर्ड्स सिनेमा। आई वांटेड टू बी स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। तो ओके। बस फिर हमने सोचा कि सिनेमा से जुड़ा हुआ जितना कुछ है हम उसमें कुछ करें। तो आई स्टार्टेड विद एज असिस्टेंट डायरेक्टर, देन एक्टर ओके। भी बने। फिर हमने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, देन एडवर्टाइजिंग फिल्म्स भी बनाई। उसके बाद हमने मॉडलिंग भी की। हमने दूरदर्शन के अरे वाह। काफी कुछ किए, नाटक भी किए। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग विच वाज एडिटिंग हम्म। भी सीखी, और राइटिंग ऐसे करते हैं वो सीखी। जी। लिरिसिस्ट बन गया मैं, पोएम्स वगैरह लिखने लगा। तो इस तरह अलग अलग चीज में इंटरेस्ट था। तो मतलब जब कुछ नहीं होता तो फिर आदमी कहता है कि कुछ करे कुछ करे कुछ करे। तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं आके मेहरबानी हुई ऊपर वाले की, और थोड़ा द्वार खुल गए। नहीं फिर मतलब आई वाज टॉकिंग के हम लोग जितने रिलेटेड थे इसके साथ, सिनेमा के साथ, वो काम करते रहे और सीखते रहे। और जी। सीखते सीखते फिर कास्टिंग डायरेक्टर भी बने, उसके बाद प्रोडक्शन डिजाइनर बने। जितनी इन्वॉल्वमेंट थी सिनेमा में और टेलीविजन पे वो हमने की। और फिर अचानक ये रोल मिल गया जिसकी वजह से हम्म। आज आप काफी जानते हैं। जी। ये रोल हम सबके जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके दिल के करीब है। और हम्म सिलेक्शन में आपको जैसे पता होगा कि आई वाज आल्सो कास्टिंग डायरेक्टर एंड आल्सो एसोसिएट हम्म डायरेक्टर एंड हम्म। प्रोडक्शन डिजाइनर था मैं महाभारत का भी। तो वो जी सब आप जानते ही हैं ऐसे कुछ। जी। आपका नाम सर सरबजीत था, और आपने अभी गुफी बेंटल करके
करा, और आपके जो ब्रदर है उनका नाम कंवलजीत, तो ये सब नाम आपने फिर इंडस्ट्री में यूज नहीं करे, उसका कोई रीजन था सर? नहीं नहीं, वो क्या है, व्हेन आई इनिशियली केम, मेरे भाई मुझसे पहले आए थे, जी तो उनका नाम फेमस हो गया था पेंटल। पेंटल इज आवर सरनेम, ओके। जी जी। और जितने इंडस्ट्री में जो मेरे देखने वाले थे, चाहने वाले थे, जो दोस्त थे, वो सब मुझे पेट नेम से जानते थे, गूफी। तो हम्म मेरा नाम सरबजीत, लेकिन सरबजीत के बदले में उन्होंने व्हेन दे गेव मी टाइटल तो गूफी देना शुरू कर दिया, गूफी पेंटल। तो आई सेड फाइन, दैट्स ओके, दोनों मेरे ही नाम है, हम्म चलेगा। सो दैट्स हम्म। व्हाट हैपेंड। सर 1986 में ही सिलेक्शन हो गया था कास्ट का, शूटिंग शुरू हुई थी 88 में, तो 2 साल का गैप था, नहीं तो कुछ नहीं, खास वजह थी? जी। 86 में शुरू हो गई थी, हमने अच्छा। शुरू कर, हाँ जी 86 में शुरू कर दी थी। सेट स्टूडियो में जी। सेट लगा था, जुलाई में का महीना था। और अगर आपको अच्छा। याद होगा, बिगिनिंग का जो पोर्शन था, जो जहाँ राज बब्बर जी आते हैं, वो तो वो भी वहाँ किया था। हम्म और हमने शांतनु और भीष्म पितामह का जो सीन है, वो वहां से हमने ये कुछ सीन्स हमने पिक्चराइज कर लिए थे। उसके बाद अच्छा। फिर 88 में रिलीज हुई, लेकिन उससे पहले हम शूटिंग करते रहते थे, क्योंकि जब हमने फर्स्ट एपिसोड रिलीज किया तो ऑलरेडी हम्म 20 का बैंक था हमारे पास। 20 हम्म एपिसोड, 20 एपिसोड का मतलब होता है महीने में 4, इसका मतलब 5 महीने का हमारे पास कोटा था। बिकॉज हम्म। उन दिनों में हफ्ते में एक एपिसोड आता था, जी। हफ्ते में एक संडे को ही आता था। हम्म। तो हमारे जी पास जी। 5 महीने का कोटा था, इसलिए हम लोगों ने शुरू तो पहले कर दी थी। और इसकी हम्म। डिजाइनिंग हमने शुरू की थी, जो प्लानिंग शुरू की थी, वो 84 से थी, मिड अच्छा। 84 से। हमें तो 4.5 साल लगे हमको प्लान करते, तभी तो आपको इतना हम्म। अच्छा रिजल्ट मिला है। जी बिल्कुल 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 सही। जी, तो आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाभारत का? मेरे सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि मैं तो कैमरे के पीछे था, तो मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं। और हम्म। अपना भी थोड़ा अच्छा लगता है। सर तो हमारे तो बाकी फेवरेट आप और किशन जी का कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग था, सबसे ज्यादा मजा आता था देखने में, और आज भी वैसे ही उतना ही मजा आता है जब आप पर्दे पे आके, जब वो वो एक्सेंट में जब आप बोलते हैं ना सर, प्लीज एक बार बोल के सुनाइए, वो मैं भांजे जो आप बोलते हैं ना वो मैं वो भांजी आपको एक डायलॉग सुना दूंगा, डोंट जी वरी। जब आप पूछिए, जी। मैं डायलॉग सुना दूंगा, डोंट वरी। सर सुना तो दीजिए थोड़ी सी बात। अभी, चलिए जी अभी सुना देते हैं। जी। भांजे, जब युद्ध सामने खड़ा हो तो यूं ठट्ठा मार के हंसते नहीं, सोचते हैं, सोचते हैं। उस दिन राज्यसभा में, भरी सभा में, वासुदेव कृष्ण ने जो चमत्कार किया, उसके प्रभाव के बारे में सोचते हैं भांजे, प्रभाव के बारे में। क्या? उस मायावी ने न जाने कितनी आत्माओं के आलों में अपनी भक्ति के दीपक जला दिए होंगे। ये जो श्रद्धा है ना भांजे, श्रद्धा, ये एक अस्त्र है, एक अचूक अस्त्र है, और ये कवच भी है। और ना जाने तुम्हारे कितने ही काठ के महायोद्धाओं को उसकी उसकी महिमा ने जाने क्या करके रखा होगा। इसलिए सावधान रहो भांजे, सावधान रहो। अपने महायोद्धाओं को कस के पकड़ने का प्रयत्न करो, और हर एक से ये प्रश्न करो कि वो तुम्हारे साथ युद्ध के लिए खड़े होंगे या नहीं। मुझसे भी करो, एक एक से करो, ये अंगराज कर्ण से भी करो, पूछो, इनसे पूछो।
रंगराज, तुम मेरी ओर ऐसे क्यों घूर रहे हो? सुना नहीं, मैंने भांजे से कहा है मुझसे भी प्रश्न करे। क्या इसलिए सावधान रहो, सावधान क्या सावधान बात। रहो, सावधान। और गंगा पुत्र भीष्म को ही अपना प्रधान सेनापति बना लो भांजे, अन्यथा तुम ये युद्ध हार जाओगे। अरे कुंती का कौन सा ऐसा पुत्र है जो गंगा पुत्र के ऊपर वार कर सके? वो श्रेष्ठ धनुर्धर, वो भी उनकी छाती पर बाण नहीं चला पाएगा। अरे आधी आधी विजय तो तुम्हारी तभी हो जाएगी भांजे, जब गंगा पुत्र को तुम प्रधान सेनापति नियुक्त करोगे, और बाकी की आधी सेनापति के लिए तुम्हारे पास इतने महायोद्धा हैं, महावीर हैं, कि उनके रथों के ध्वज देखते ही शत्रु की सेना स्वयं ही सारे अस्त्र शस्त्र पृथ्वी पे फेंक देंगे। और वो वासुदेव कृष्ण, वो तो गंगा पुत्र के विरोध में पांडु पुत्रों को भी पट्टी नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। क्या बात सर, आपको इतना डायलॉग याद है ये, क्या बात, बहुत खूब सर, थैंक यू इतना अच्छा डायलॉग सुनाने के लिए। अभी हम बस 12 बजे देख रहे थे महाभारत, अभी युद्ध होने वाला है, शुरू होने वाला है, वो एक प्री नाइट जो ये मिल उसी रहे का थे। पहले जी का है ये। जी जी, तो बहुत अच्छा चल रहा था। और सर हमने सुना उस टाइम पे 9 करोड़ या 8 करोड़ का बजट था। ऐसा था क्या सर? इतना महंगा, इतना कॉस्टली सेट ऐसा हुआ था हाँ, क्या? लेकिन आजकल वो होता तो कम से कम इसका 1000 करोड़ ज्यादा, बहुत जी महंगा जी। था। मतलब आज के हिसाब से आप 32 साल पहले की, आप अगर 32-34 साल पहले की बात करो तो बहुत फर्क पड़ गया है, इकोनॉमिकली, कमर्शियली बहुत हम्म फर्क पड़ गया है। तो उस वक्त, और उस वक्त भी जो दूरदर्शन पे जो कमर्शियल आते थे, जो हम्म एडवर्टीजमेंट आती थी, वो रिकॉर्ड बीटिंग थी, क्योंकि उससे पहले इतना समझिए 17 से 20 मिनट तक के कमर्शियल ही चलते थे, बहुत ज्यादा। तो आप खुद ही हम्म अंदाजा लगा सकती हैं, पर 10 सेकेंड्स के हिसाब से चार्ज होता था, विच वॉज हम्म वेरी कॉस्टली टाइम, बट हम्म इट सर्वाइव्ड। और पहले पहले तो बहुत ही सस्ता दिया था चोपड़ा साहब ने, उसके बाद थोड़ा सा हम्म इंक्रीज किया। लेकिन आज ये होता तो कम से कम एक एपिसोड आपका 60-70 लाख में पड़ता, विच वॉज बिल्कुल बिल्कुल। वेरी लेस एट दैट टाइम। उस वक्त हम लड़कों की फीस भी बहुत कम होती थी, एकदम। हम्म मतलब आज के हिसाब से आप समझेंगे कि इससे बेटर तो सर्वेंट्स ले जाते हैं, तो बस है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिखंडी का रोल हमने जैसा देखा, पिंटल सर जो कर रहे हैं वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। मतलब एक गूज बम्स आते हैं वो कैरेक्टर को देख के, उनके जो आंखों का जो गुस्सा। वो सिलेक्शन कैसे हुआ सर, कैसे सोचा उनको देने का? नहीं नहीं, वो हम ही सबने किया, और उन्होंने तो कमाल, हम्म, वो तो कमाल के आर्टिस्ट हैं बहुत ये तो। बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, क्योंकि ऐसा हम्म कैरेक्टर जो कि बड़ा डिफिकल्ट होता है निभाना, जो कि पिछले जन्म में लड़की था, इस जन्म में वो लड़का है, लेकिन लड़का नहीं, ये मतलब ही इज ऑलमोस्ट गे। तो गे जी। को भी अगर वो लाउड कर देते तो खराब लगता। उन्होंने हम्म, ऐसा लगा है कि बड़ा सटल टच दिया है, विच इज वेरी, वो फिर एक्टर की परफेक्ट। कलाकारी, अपनी कलाकारी बिल्कुल बिल्कुल। होती हम्म, आपको सर सबसे ज्यादा मजा किस प्लेटफॉर्म पे आया? आपने फिल्मों में भी काम करा, टीवी सीरियल्स में भी करा, आपने एड्स भी बनाए, डिजाइनिंग भी करी, इतना कुछ करने के बाद आपने सबसे ज्यादा एंजॉय अब तक अपनी लाइफ में क्या किया? नहीं, आप अगर घूम घाम के देखें तो यू नो, जी सिनेमा इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। तो जी। है तो एक ही चट्टे बट्टे के
साथी ना सारे के सारे। तो इसमें कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा तो आप इस तरह की डिनोमिनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज जी। फेयर विद द मीडिया, एंड द मीडिया इज वेरी स्ट्रांग, एंड सिनेमा, एंड सिनेमा आई कॉल इट माँ। जो माँ है वो सिनेमा है, उसके बाद सब टीवी और डॉक्यूमेंट्रीज और वो सब कुछ निकले, लेकिन माँ तो सिनेमा है और इट शुड बी रिस्पेक्टेड। और इट्स लाइक ओशन, जी। बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत गहरा है। आज तक हम सीख रहे हैं नए बच्चों से, और कई चीजें हैं, और टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। पहले हम लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, अभी थोड़ा एयर कंडीशनर में बैठ के सारा कुछ बटन में हो गया, उस वक्त ऐसा नहीं था। तो हमने तो वो दौर भी देखा है जब हम फिल्मों को उसमें एडिटिंग करते थे मूवियोले पे, उसके बाद स्टीम बैक आई, वो जरा सा ऑटोमेटिक हुआ, उसके बाद अब बटन आ गए हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब उन दिनों में तो हाथ वाथ कट जाते थे बहुत, और गम से और ब्लेडों से काम होता था, कई कई घंटे लग जाते थे। आजकल वो मिनट्स में बात होती है। तो फर्क तो पड़ा है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। आप देख रही हैं जितने महाभारत में जितने दृश्य थे जो स्पेशल इफेक्ट्स वाले थे, तो वो उन दिनों में कंप्यूटर इफेक्ट्स तो होते नहीं थे, तो एक एक चीज को हमको लैब में भेजना पड़ता था। हमने पढ़ा था कहीं पर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस टाइम रूपा गांगुली जी काफी रोई थी, आधे घंटे की तक सीरियल वो शूट करने के बाद ऐसा कुछ हुआ था, काफी आपने इमोशनल हो गई। आपने वो सीन देखा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने अगर वो सीन देखा हो तो बड़ा इमोशनल सीन था, बहुत जबरदस्त। और जब जी। वो वो लड़की एकदम बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं, वो जब अंदर एकदम सीख के चली गई और अंदर यानी तन मन से जब समा जाता है आदमी को, तो उस वक्त पता नहीं लगता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो होल्ड करने के लिए पावर चाहिए होती है। कुछ कुछ सेंसिटिव आर्टिस्ट होते हैं, इवन मैं भी ऐसा हूँ कई बार। अगर बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है तो आई टेक इट ऑन वेरी वेरी सीरियसली, तो वो अंदर काफी लग जाता है, और उसको हम जब परफॉर्म करते हैं तो आधा आधा एक एक घंटा हम लोग जो है ना वापस आने में लगता है। इट्स नॉट इजी, बिकॉज कई बार हमारे माँ बाप की डेथ बताते हैं, भाई की डेथ बताते हैं, बीवी की डेथ बताते हैं, तो हमको मतलब लोगों की तो एक ही बार में ये सब होता होगा कि माँ एक बार मरी, बाप एक बार बना, हमारा तो कई बार मरता है ना। तो वो इमोशंस फिर से लाने पड़ते हैं, और अपने आप को चार्ज करना पड़ता है, और पूरे फीलिंग्स के साथ इमोशन। तो उसका यही हुआ था, आधे घंटे तक वो बिल्कुल हलकान हो गई थी, रो रो के बड़ा बुरा हाल हो गया था, उसको बेचारी को शांत करना पड़ा था। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, यानी वो एकदम समझ लीजिए कि महाभारत की ऑलमोस्ट नींव पड़ी। उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उसके बाद जब वो ठीक होके आ गई तो सबने तालियों से उनका स्वागत भी किया, बहुत अच्छा लगा। सर उस समय जैसा आपने बताया कि इतना महंगा सेट बना था, विजुअल इफेक्ट्स जो टेक्निकली होते हैं वो उस टाइम उतने नहीं थे जो आज की डेट में, लेकिन जब हम उसको देखते हैं ना तो आज के प्रेजेंट की महाभारत रामायण भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। तो उसकी उसके पीछे क्या वजह होगी सर कि आज तक वो आइकॉनिक और क्लासिक बना हुआ है वैसे ही बिल्कुल? रुचि जी, एक आत्मा होती है ना, जी शरीर में अगर आत्मा आप निकाल लीजिए तो कुछ नहीं जी बचेगा। जी। आंखें बंद हो जाएंगी, सांस लेना बंद, हृदय बंद हो जाएगा, नब्जें बंद हो जाएंगी, आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो यही बात होती है, जब आप कोई भी चीज बनाते हैं उसमें अगर आत्मा पूरी तरह बसी होगी तो वो पूरी तरह, मतलब अगर मैं कुछ फील करूंगा तो आपके जाके ठक से लगेगी। और वो लगना मतलब इमोशंस हर तरह का, अगर मैं हंस रहा हूँ तो आप हंसेंगी, अगर मैं रो रहा हूँ तो मेरे साथ आप बराबर रोएंगी। तो वो तभी आता है व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड। तो उन दिनों में क्या था कि पीपल वेरी मच इन्वॉल्व, बड़े बड़े लेखक जितने बड़े बड़े थे, पंडित नरेंद्र शर्मा चोपड़ा साहब खुद इतने बड़े राइटर, जी और इन जी सबसे बड़े अपने एक और महारथी थे
डॉक्टर राही मासूम रजा, पावरी साहब, भटनागर साहब, डॉक्टर अधिकारी साहब, और विन तुपकरी साहब, म्यूजिक में राजकमल जी। तो इतने पढ़े लिखे और विद्वान लोग एक साथ में जब राउंड टेबल पे बैठते थे तो वो लगता था भयंकर युद्ध ही हो रहा है। तो बड़ी आत्मा के साथ और प्यार के साथ लिखी जाती थी, वो ऐसे नहीं लिखी। और मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं कि उस समय हम लोग हफ्ते में एक बार बनाते थे, ठीक है। हमको एक हफ्ता मिलता था रेडी करने में। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता। अगर रोज आपको बनाना पड़े तो इट बिकम्स लाइक फास्ट फूड। तो फास्ट फूड तो फटाफट आपने अंदर डाला अवन में और निकाल लिया। और यहाँ पर क्या होता था कि कोयले की भट्टी में आराम से माँ आपको तंदूरी खाना बना के अपने हाथ से परोस रही है और टाइम लगा रही है, बड़े प्यार से बना रही है, ऊपर मक्खन डाल रही है सफेद, फिर आपको खिला रही है। तो पुराने और नए में वो माँ का खाना था, ये फास्ट फूड है। तो अंतर तो अपने आप फिर मेरा ख्याल है पता ही लग जाता। आपका कोई ऐसा सीन जिसको करते टाइम थोड़ा ज्यादा अदर सीन्स के कंपैरिजन में मुश्किल हुई, या थोड़ा टफेस्ट लगा आपको करते टाइम, या इमोशनली थोड़ा ड्रेन्ड हो गए आप, ऐसा कोई सीन? हाँ था, वो था जब वो अपने बेटे को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ और कैसी है, और उसकी बहन के साथ क्या हुआ था, और तब उसने कसम खाई थी कि वो सर्वनाश कर देगा, वो कसम खाता है। तो वो था बड़ा ड्रेनिंग एंड वो बड़ा इमोशनल सीन था। अभी 2-4 एपिसोड पहले ही गया है वो, जब वो तलवार को धार दे रहा है। तो ऐसे ऐसे और भी मेरे काफी सीन्स थे। तो बहुत अच्छा लिखा था डॉक्टर साहब, हेड्स ऑफ उनको। एक एक कैरेक्टर को वो जी जी के उन्होंने लिखा है, मतलब आज। और आप अगर डायलॉग पढ़ें, और हम लोग जब वो पढ़ के और परफॉर्म करते थे तो ऐसा लगता था कि मस्का है, एक मक्खन है, एकदम फ्लो में, कहीं आदमी रुकता नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बात होती है एक कलम में, कलम की ताकत इतनी ज्यादा है कि तो हमारे सबके सीन्स बहुत अच्छे थे। चाहे आप भीष्म पितामह एक सीन, छोटा सा डायलॉग उसका था कि, और क्या मतलब क्या वैल्यू है जब वो गांधारी को बोल रहे हैं पितामह के पुत्र, जब मनुष्य से लंबी उसकी परछाई होने लगे तो समझ लो कि सूर्यास्त होने का समय आ गया है। तो कितनी गहराई थी इस डायलॉग में, ऐसे ऐसे डायलॉग सबके। वो कहता है ये शकुनी जब पीड़ा बता रहा है, कहता है कि मैंने तब कसम खाई थी कि मैं सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का। मुझे आज भी याद है कि जब पितामह गंगा पुत्र भीष्म मेरी बहन का हाथ मांगने उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए आए थे, और मैं आग बबूला हो गया था और मैं चिल्ला उठा था कि नहीं गंगा पुत्र, ये तुमने क्या कह दिया, मेरा हाथ तुम्हें उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए ही क्यों सूझा, महाराज पहाड़ों के लिए क्यों नहीं सूझा। अरे मेरी बहन के जीवन में उसका चंद्रमा हुआ, उदय हुआ तो क्या, और ना हुआ तो क्या, उसका जीवन तो सदैव अंधकार में ही डूबा रहेगा। तो ये कह के गांधार का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश कर दूंगा हस्तिनापुर का सर्वनाश। तो उस वक्त उसने मैं हाँ कहते हैं, मैं जब भी राजभवन जाता हूँ और अपनी कमल नैनी बहन को देखता हूँ तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगता है, हृदय खरोंचने लगता है, और तब मैं प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता हूँ। अब ये जो है ऐसे ऐसे डायलॉग तो परफॉर्म करने का भी तो
बिल्कुल, मैं सुनकर ही खो गई अभी फिर से, आपके मुँह से फिर से वापस। सर उस टाइम तो ना ट्विटर था ना कुछ था। आज हम देख रहे हैं हम्म, आप अच्छे से एक्टिव रहते हैं सब चीजों पर। फैन से आप हम्म, टच में आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तब कैसा हाँ। होता था जब आप फैंस आपसे मिलते थे? कैसे मुलाकात होती और थी? कैसे बातें होती थी? बेचारे बहुत दूर दूर से आते थे, उस वक्त ऐसे हुँ, मिल नहीं पाते थे। और जी। चिट्ठियां आती थी, 300-400-500 चिट्ठियां रोज आती थी। हर एक आर्टिस्ट जो हुँ, पॉपुलर था उन दिनों में, हुँ, वो डाकिया बेचारा डाक उठा के हुँ, जी। एक्टर के यहाँ जाता था। और हुँ, 300 लेके 500 तक 200 चिट्ठियां रोज रोज के रोज आती थी। और उसमें अच्छी भी होती थी, बुरी भी होती थी। और हर हुँ, तरह की चिट्ठियां होती थी, वो चिट्ठियों से काम होता था। उन दिनों में तो हुँ, प्रेम पत्र भी चिट्ठियों के माध्यम से ही होते थे। हाँ, आजकल की तरह एसएमएस तो नहीं है, व्हाट्सएप पे तो नहीं होता था मामला। हुँ, जी, जी। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा। आपको लगता है आज की जो रामायण और महाभारत आती है, उस समय की महाभारत रामायण से कितनी अलग है? आप जब आज बैठ के देखते हैं, आज के एक्टर्स को देखते हैं, आपको लगता है सही चुनाव है और सही तरीके से किया जा रहा है? नहीं, एक्टर सारे अच्छे हैं, मैं हम लोग सब उनके साथ काम कर रहे हैं। हुँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, उनको वक्त नहीं मिलता। और बस एक बात है कि जरूरी नहीं कि सारे सिक्स पैक्स वाले ही एक्टर जी, होने चाहिए। जी। तो उन दिनों में ये नहीं था कि 6 पैक या 8 पैक हो। उन दिनों में एक्टिंग हुँ, आप कैसे करते हैं, आप कैसा करेक्टर लगता, कैसे आपके ऊपर जचता है हुँ, कि नहीं जचता, वो है। हुँ, आजकल ज्यादा फिजिक की ओर ध्यान दिया जाता है। और हुँ, हाँ, लेकिन उन दिनों में एक एडवांटेज हमारे पास नहीं था। और वो नहीं था कि क्योंकि इतने एक्टिंग स्कूल्स नहीं थे, इतने गुरुज नहीं थे। हुँ, अभी वो एक शिक्षा हो गई है, क्योंकि हुँ, एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो आप लाख कोशिश कर लो, आपको अब जितना भी कोशिश कर लो, गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा जी, सकता। हुँ, घोड़े के उसमें थोड़े से क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी घोड़ा बन सकता है। तो हुँ, आप एक्टिंग स्कूल्स जो हैं वो आपको पॉलिश कर सकते हैं, बट हुँ, दे कैन नॉट टीच यू एक्टिंग एज एन एक्टिंग, एंड हुँ, हुँ, लोग समझते हैं कि एक्टिंग का मतलब एक्टिंग करना। एक्टिंग का मतलब ये होता है कि जितना आप नॉर्मल रह सकते हैं वो एक्टिंग है। हमारे आजकल हुँ, बहुत बहुत अच्छे एक्टर आए हैं, कुछ यंगस्टर्स, राजकुमार हैं, ये अपने आयुष्मान है, ये हुँ, वरुण है, बड़े नेचुरल हुँ, एक्टर हैं, अच्छे लगते हैं। तो ऐसे हुँ, ये जो एक्टिंग करते हैं, लगता भी नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, ये नेचुरल लगते हैं, हुँ, विच इज वेरी गुड। और जी। अच्छे, बहुत अच्छे भी हैं यहाँ आजकल, ऐसी बात। सर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, जैसा कि बाहर अभी आपको पता है बहुत नेगेटिविटी है, कोरोना चल रहा है, बहुत स्केरी कंडीशन है। बट साथ ही साथ बॉलीवुड में 2 बहुत बड़े लॉस हुए हैं, इरफान सर और ऋषि सर। तो हम्म। और पिंटल सर की एक बहुत बेहतरीन पिक्चर थी रफू चक्कर, जो हमने देखी अभी कुछ दिन पहले, हम उसको फिर से देख रहे थे। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में, और आपकी कैसे कभी मुलाकात हुई? कैसे दोस्त बने आप लोग? जी, मेरी इरफान से अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई कोई जी। इंटरेक्शन। बट आई वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ हिज, क्योंकि बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, एक्टर थे। हुँ, और बहुत ही क्लासिक काम करते थे, हुँ, और गिना चुना काम जो भी उन्होंने किया है बहुत ही हुँ, खूबसूरत। और ये उनसे भी बेटर कैरेक्टर थे जो जिनका मैं नाम दे रहा था। तो उसी हुँ, कैटेगरी के एक अच्छे एक्टर, लेकिन ये जरा दूसरी तरह, जरा न्यू वेव की तरफ थे, और इनका स्टाइल जरा अलग था, और बहुत ही कमाल हुँ, के एक्टर थे। हाँ, बट जहाँ ऋषि साहब का सवाल है, तो चिंटू साहब के साथ तो कैरियर बिगनिंग ही हमने किया, एंड वी वर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्योंकि मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था 70s में, इनके जी, एक दो पिक्चरें हुई थी, उसके बाद लैला मजनू में मैं असिस्टेंट था, एंड गुनहगार करके फिल्म की मैं असिस्टेंट था। फिर इनके साथ मैंने विलन भी किया अनमोल फिल्म में। उसके बाद आजकल भी एक फिल्म मैं उनके बड़े भाई का रोल कर रहा था अभी, हुँ, जो शर्मा जी नमकीन करके फिल्म बन रही थी।
तो उसमें भी मैं उनके उनके बड़े भाई का रोल कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बुरा हुआ। और बहुत ही दिलदार किस्म के आदमी थे। और मुझे याद है कि इतने अच्छे कि एक बार हम लोग दोनों इकट्ठे राजकमल स्टूडियो में शूट कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा बुके आया प्रोड्यूसर की तरफ से, उन्होंने मुझे ऑनर किया। मैंने कहा थैंक यू सर। कहते नहीं, आपने शॉट बहुत अच्छा दिया है और ये चिंटू साहब ने आपके लिए भेजा है बुके। मैंने कहा यार हीरो, हम तो साइड में हैं, लेकिन इतना इतना अच्छा, और इकट्ठे खाना पीना, दोस्ती, बहुत ज्यादा, बहुत काफी स्पेंड किया उनके साथ टाइम। एक बार मुझे याद है कि बीकानेर में लैला मजनू के टाइम पे बीकानेर पैलेस में हम लोग ठहरे हुए थे। तो वहाँ पैलेस में जो जहाँ हम रहते थे वो कमरे बहुत दूर दूर थे, और रात को एकदम सुनसान हो जाता था। पैलेस इतना लंबा चौड़ा, और सिर्फ उल्लुओं की आवाज आती थी, या चमगादड़ों की, या फिर मोर की आवाज। तो चिंटू साहब एक दिन, अब ये 32 नहीं 40 साल से भी ऊपर की बात होगी, तो ये भागे आए, मेरे 45 साल की बात हुई। तो ये भागे आए और बोले तू मेरे साथ सोएगा। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मैं कमरे में सोया था। तो ऐसे ऐसे भी लम्हे याद हैं। और अभी भी इकट्ठे दिल्ली में ही शूट कर रहे थे। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ही डिडंट डिजर्व। और अफसोस तो ये है कि अभी बच्चे, रणबीर की शादी भी होने वाली थी, वो देखना चाहते थे, वो भी नहीं देख पाए। तो आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट, व्हाट एन एक्टर। और एकदम मतलब जो दिल में था वो बाहर, मतलब कभी दोगलापन नहीं उनमें था, जो अंदर है वो बाहर है। ही वाज सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। तो उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट फैमिली ऑफ ऑफ द फिल्म फैमिली जो कहा जाती है, फर्स्ट फिल्म फैमिली, तो कपूर फैमिली क्लैन के वो बहुत बड़े एक ताज थे, कहना चाहिए। ये बहुत काम कमाया था उन्होंने। तो बिल्कुल सर, बहुत तो उनके बारे में जितना कम कहा जाए, जितना ज्यादा कहा जाए उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं अपने दोस्त को बहुत बहुत रिस्पेक्ट से श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान उनके सारे परिवार को जो है वो हिम्मत दे के वो ये दुख सहन कर सके। जी सर, बिल्कुल। और सर थैंक यू, आपने इतना समय दिया हमें, हमने आपको काफी परेशान किया सर, और उसके लिए सॉरी भी। और थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा लगा सर, बहुत। मैं अपने चाहने वालों से जरा क्षमा चाहता हूँ। इस तरह हॉरिजेंटल रखा हुआ है, वर्टिकल नहीं रखा, क्योंकि वर्टिकल मेरा जो है ना उसके नीचे साउंड की पाइप है, इसलिए मैं रख नहीं पाता। तो और मैं आपके ये पढ़ नहीं पाता, बेचारों के कितने लोगों के आए हुए हैं यहाँ मैसेजेस। लेकिन इतना है, मैं सब जितने चाहने वाले हैं, जितने बेचारे लाइव आए हैं, उनको सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भांजे भांजियो, प्लीज अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग महाभारत। एंड कोरोना है, बाहर मत निकलना, डर के रहना। बी वेयर ऑफ दिस, बीमारी बड़ी बुरी है, क्योंकि ये आपको अगर एक बार ले गया तो घर वाले भी देखने को नसीब नहीं होते। इट्स बेटर टू बी केयरफुल, बी एट होम एंड बी सेफ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर।